नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरे मामले को जिला कोर्ट को किया गया ट्रांसफर। 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का आदेश। सीबीआई के छापे से बौखलाए लालू परिवार। 15 ठिकानों पर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। बेटी ने ट्वीट कर पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर साधा निशाना। सिद्धू की सरेंडर से राहत की अर्जी पर चीफ जस्टिस ने किया इनकार। जेल जाना तय। पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। आजम खान 27 महीने बाद जेल से हुए रिहा। शिवपाल यादव ने किया स्वागत। अखिलेश यादव कर सकते हैं मुलाकात। श्रीलंका की हालत देखकर डरा पाकिस्तान। अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में देखकर कार, मोबाइल फोन के साथ 3 दर्जन चीजों के आयात पर लगाई रोक। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए 3 बड़ी बातें कही। साथ ही ये भी कहा कि ज्ञानवापी मामले में जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करे। जिला कोर्ट को ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया है और सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। 8 हफ्ते के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। राजीव जी, 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्या लगता है आपको, इंसाफ आगे होगा? बिल्कुल, इंसाफ के संकेत तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष के सारे दलीलों को खारिज कर दिया। पहली दलील ही यही थी कि इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में यानी कि जिला अदालत में ना हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जा सकता है। निचली अदालत के जो जज हैं वो अनुभवी हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इसकी सुनवाई की जाए। और जो समय निर्धारित किया गया है वो सबसे बड़ी बात है जी। यानी कि 8 हफ्तों के भीतर इसका फैसला हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सबूत तो सारे सामने में हैं जी। जितने जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट हैं वो सामने आ चुका है। अब उन रिपोर्ट्स पे सुनवाई करनी है। उसके लिए कितना वक्त लेना चाहिए? 2 महीना काफ़ी है। जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स दिए गए हैं, वो उन सब में लगभग ये माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष का जो सबूत हैं वही मान्य माना जाएगा जी। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि जो सर्वे कराया जाना था वो सर्वे ही गलत थी, उसे अवैध मानने के लिए तैयारी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को एक बात बोल दे कि ये सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए था। ये प्राचीन मस्जिद है, 500 साल 200 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हजारों साल का रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वीडियोग्राफी या सर्वे रिपोर्ट गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। इससे जो लीक हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो लीक हुए हैं, शिवलिंग की बात चल रही है, डमरू के आकृति की बात चल रही है, स्वास्तिक का सबूत मिले हैं, इन सबूतों को नकारने की बात की गई। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो लीक हुई है रिपोर्ट वो नहीं होना चाहिए था और ऐसे मामले नहीं आने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो उससे सेंटीमेंट बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और उस सेंटीमेंट को दबाने के लिए मुस्लिम पक्ष को चाहिए था वक्त कि हम कुछ समय और इंतजार करें। और वक्त के लिए क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख दे, समर वेकेशन के लिए टल जाए, उसके बाद 6 महीना बाद हो, तब तक लोगों के जहन से ये सारे मामले खत्म हो जाएं। लेकिन अब ये आस्था का सवाल है। ये विश्वास और आस्था में कम से कम किसी भी चीज़ को भूलने की परंपरा नहीं रही है। और अब 2 महीने के अंदर ये फैसला आना है और उसके बाद ज्ञानवापी
मस्जिद में से मस्जिद का नाम हट जाएगा, ज्ञानवापी मंदिर ही होगा। जी बिल्कुल। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ सीबीआई लालू यादव की सुनवाई कर रही है। आज सुबह लालू प्रसाद के 15 ठिकानों पर सीबीआई की अलग अलग टीमों ने धावा बोल दिया। लालू प्रसाद के खिलाफ रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में ये कार्रवाई हुई है। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव एक के बाद एक केस में मुजरिम बनते जा रहे हैं। रेलवे से जुड़े मामले में सीबीआई ने पटना, गोपालगंज और दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक साथ दबिश दी तो लालू परिवार गुस्से में आ गया। लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर सरकार पर हमले किए और सीबीआई को तोता कह दिया। राजीव जी, लालू यादव क्या अब इस केस में भी सजा भुगतेंगे? और उनकी बेटी जिस तरीके के आरोप लगा रही है सरकार पर, क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? देखिए, रेलवे में जब रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे लालू यादव, तो भ्रष्टाचार चरम पर थी जी। हर जगह लालू यादव जहां जहां भी रहे, बिहार में सीएम रहे तो भी भ्रष्टाचार किया, रेलवे मिनिस्टर रहे तो भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है, जो अब तक सामने नहीं आ रही है, वो है कि लालू यादव इसमें सिर्फ नहीं फंसने वाले हैं, लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने भी उन संसाधनों का, उन जमीनों का उपयोग किया है जो लालू यादव किसी न किसी तरह नौकरी के बदले लिया करते थे। ये दूसरा तरीका था बिहार में भ्रष्टाचार का। जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और उससे पहले जब मुख्यमंत्री भी थे, तो इन लोगों का काम था कि डायरेक्ट घूस तो नहीं ली जा सकती, तो क्या करते थे, किसी को फेवर करने के लिए जमीन का सौदा किया जाता था। और उस जमीन के सौदे में किया क्या जाता था कि रजिस्ट्री का रेट तो बहुत कम होता है, तो कम पैसे देकर करोड़ों की जमीन ले ली गई, और वो करोड़ों जो ब्लैक मनी में आया वो पैसा था घूस का पैसा। तो उसी मामले में पिछले दिनों सुशील कुमार मोदी ने सारे सबूत के आधार पर भी आरोप लगाए थे, और उसी के बाद नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरने लगे थे, क्योंकि उस समय राजद के साथ नीतीश कुमार गठबंधन किए हुए थे, और इसीलिए उन्होंने बाद में गठबंधन तोड़ लिया राजद के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन इस बीच फिर से सुगबुगाहट चल रही थी, बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो रही थी, क्योंकि 3 बार पिछले दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। लालू यादव जब जमानत पर बाहर आए तो उसके बाद इफ्तार पार्टी में मुलाकात हुई, उसके बाद नीतीश ने इफ्तार पार्टी में मुलाकात की, फिर एक जातीय जनगणना का बहाना बनाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। तो इसको कहा जा रहा था कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार जो दोनों के बीच ये खिचड़ी पक रही है, वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और अब लालू यादव के ठिकानों पर जब फिर से छापेमारी हुई है, उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, तो नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए, और लालू यादव के परिवार की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, अब वो प्रेशर भी खत्म हो गया है, क्योंकि लालू परिवार भ्रष्टाचार के कीचड़ में ऐसे सना हुआ है कि जितना हाथ पांव मारेगा उतना ही अंदर दलदल में धंसता जाएगा। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पुराने मामले उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और ऐसा ही किस्सा कुछ सिद्धू के साथ है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। सिद्धू को अब जेल जाना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। सिद्धू की अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब 10 जुलाई तक जेल में रहना होगा, क्योंकि कोर्ट में 23 मई से 10 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। इस बीच सिर्फ अर्जेंट मैटर्स पर ही सुनवाई होती है। राजीव जी, आपको क्या लगता है, नवजोत सिंह सिद्धू को 10 जुलाई तक अब जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी, उसके बाद आगे क्या हो सकता है? आगे भी अब उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जब पिटीशन खारिज किया जा रहा था तो उस समय भी उनसे ऐसी भाषा में बात की गई है जिससे ये संकेत मिल गया है कि अब सिद्धू को राहत नहीं मिलेगी। कहा गया कि आप चीफ जस्टिस के पास जाइए और वहीं जाके आप अर्जी डालिए कि भाई हमें गिरफ्तार नहीं किया जाए। एक तो 34 साल तक एक परिवार को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा, और कोर्ट ने सिद्धू को इसीलिए इतनी राहत दी
क्योंकि ये मामला गैर इरादतन हत्या का दिख रहा था। सिद्धू ने डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जिम्मेदार वो जरूर था और उस जिम्मेदारी के लिए भी सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय न्याय परंपरा में एक मिसाल भी है दोनों तरफ से। एक तो लंबे इंतजार के बाद दोबारा उस परिवार को कम से कम इतनी राहत तो मिली कि वो जब सिद्धू को देखता होगा बाहर में घूमते हुए, राजनीतिक बयानबाजी करते हुए, बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करते हुए, उसी पंजाब में पंजाब मॉडल, पंजाब के विकास की बात करते हुए उसे खुन्नस होती होगी कि इसी ने उनकी हत्या की है जो हमारे साथ अभी रह सकते थे। एक बुजुर्ग के ऊपर उन्होंने हमला किया था। ये सामान्य विवाद के मामले में, ये पार्किंग का कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं होता है, और उसमें एक युवा एक बुजुर्ग के साथ जो बदतमीजी करे उसके साथ तो समाज को इंसाफ करना चाहिए, और समाज ने पहले इंसाफ कर दिया। जिस तरीके से सिद्धू का राजनीतिक कैरियर का अवसान हुआ है, ये समाज का इंसाफ था। लोगों ने इंसाफ किया उसके साथ कि वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा नेता, भारतीय जनता पार्टी में औकात थी, प्रवक्ता थे, यहाँ तक कि सांसद बने, लेकिन जैसे ही उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, कांग्रेस में आए, अब ऐसी स्थिति हो गई कि उनको अपनी ही सीट गंवानी पड़ ली। तो समाज ने पहले इंसाफ किया, अब न्यायपालिका से इंसाफ मिला है। सिद्धू की जेल जाने की तैयारी हो रही है तो यूपी में सपा के कद्दावर नेता और मुस्लिम चेहरा आजम खान की रिहाई हो गई है। आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आशु मलिक सीतापुर जेल पहुंचे थे, जहां से वो सीधे सपा नेता अनूप गुप्ता से मिलने पहुंचे और 1 घंटे की इस मुलाकात में आजम खान को साधने की कोशिश की गई। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान के बीच खटास को कौन नहीं जानता है। अखिलेश रिहाई पर ट्वीट से स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन जेल में कभी मिलने नहीं गए। तो ऐसे में आजम खान कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। राजीव जी, क्या आजम और अखिलेश साथ आ पाएंगे? क्या लगता है जेल से बाहर आने के बाद कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? कड़े फैसले ही लिए जा सकते हैं, और आजम खान ने संकेत भी दे दिया है। ऐसे संकेत तो आजम खान ने पिछले दिनों ही दिया था, जब आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना शुरू किया। यहां तक बोल दिया कि अखिलेश यादव अब ऐसे हो गए हैं कि उन्हें मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। इससे बड़ा आरोप क्या लगाया जा सकता है कि अब जो मुस्लिम की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव हैं, उनको मुस्लिम विरोधी बताया गया। जब आजम खान जेल से बाहर आए तो उस समय भी आशु मलिक को क्यों भेजा गया? क्योंकि अखिलेश यादव को ये विश्वास है अभी तक कि आजम खान का जब तक मूड भांप न लिया जाए, जब तक उनसे चापलूसी करके, जिहुजूरी करके ये मना न लिया जाए कि अभी कुछ दिन के लिए आप शांत रहिए, तब तक अखिलेश यादव मुलाकात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी घोर बेइज्जती हो जाती। हो सकता था कि आजम खान उनकी तरफ देखते भी नहीं। उनकी पत्नी ने बिल्कुल अखिलेश यादव के मामले में चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि जो लोग हमसे मिलने के लिए आए, हमारी सहायता की, हम उसके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आजम खान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने, लगभग उनका कहने का मतलब यही था कि अखिलेश यादव ने अपनी जड़ों में ही जहर घोल लिया है, यानी कि अब अखिलेश यादव के राजनीति का अवसान शुरू हो चुका है। अब उनके साथ मुसलमान यूपी के नहीं रहेंगे, और अखिलेश यादव के साथ अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो अखिलेश यादव की पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले ही शिवपाल यादव से आजम खान की नज़दीकी दिखाई पड़ रही है। और दूसरी ओर एक और बात है, शिवपाल यादव की नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी से दिखाई पड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, शामिल किया नहीं गया। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ एक मोर्चा बना रहे हैं आजम खान और शिवपाल यादव। तो अब इस बात का संकेत तो उन्होंने दे दिया है, और अब इंतजार इस बात का है कि इस बीच जब जेल से आजम खान बाहर रहते हैं तो किन किन लोगों से मिलते हैं, अपने समर्थकों से मिलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे कौन से फैसले लिए जाएं। लेकिन उस फैसले में कहीं भी अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। एक अलग ही पार्टी बने या किसी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी का टूटना लगभग तय माना जाए। जी बिल्कुल।
आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। श्रीलंका की बिगड़ती स्थिति को देखकर कंगाल पाकिस्तान ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए 3 दर्जन से अधिक लग्जरी सामान के आयात पर रोक लगा दी है। देश की ऐसी हालत के लिए नई सरकार इमरान खान को जिम्मेदार बता रही है। शहबाज सरकार ने यह कदम डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में आई रिकॉर्ड गिरावट के बीच लिया है। पाकिस्तान का भी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। राजीव जी, इमरान खान नया पाकिस्तान बनाते कंगाल पाकिस्तान बनाकर चले गए हैं, ऐसा नई सरकार कह रही है। नई सरकार भी उसी तरह की है जी। अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो उनका तरीका भी इमरान खान से अलग नहीं है जी। जैसे इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के दौड़ दौड़ के दुनिया के दूसरे देशों में पहला काम ये कर रहे थे कि कर्ज मांग रहे थे। सऊदी अरब गए, सऊदी अरब में भी वहाँ उन्होंने कर्ज की मांग की, एक्सटेंड करने की मांग की कि हमारा जो क्रेडिट है उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरी तरफ वो दुनिया के हर मुल्क में घूम घूम के कश्मीर का राग अलाप रहे थे भारत के खिलाफ, तो भारत विरोधी बयान देने में लगे थे। यानी कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति थी, जो आर्थिक नीति को निर्धारित करता है, उसमें उन्होंने भारत का एंगल लगा दिया। तो ये दोनों काम उनके लिए खतरनाक था और वो धीरे धीरे नया पाकिस्तान बनाते बनाते ऐसे मुल्लाओं का पाकिस्तान बना दिए जो सदियों पुराना हो चुका था। तो उसी तरह से शहबाज शरीफ का भी वही रास्ता अपना रहे हैं। वो भी सऊदी अरब गए, उनके नेता भी दुनिया में हर मुल्क में जाकर कश्मीर राग अलाप रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में अगर भारत सरकार कोई कदम उठाती है उसका भी विरोध कर देते हैं। यहाँ तक अभी परिसीमन जो कश्मीर में हो रहा है उसका भी पाकिस्तान विरोध कर रहा है। तो अपने पड़ोस में इतने ताकतवर, इतने बड़े देश का विरोध लेकर, उसका विरोध करके आप अपनी अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान के बहुत सारे सामानों पर प्रतिबंध तो लगा है, भारत से वहां पर सामान जाने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात बहुत सीमित है। और ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी भूमिका होती है। जो भारत से सामान सिंगापुर, दुबई होते हुए पाकिस्तान जाता है, वो भी महंगा हो जाता है। तो ये सारी स्थितियों को अगर देखेंगे नहीं तो उसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? तब पाकिस्तान श्रीलंका की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन दोनों में एक अंतर है, श्रीलंका जो है वो इस अर्थव्यवस्था के संकट के दौर में भी कम से कम प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, वो उतने खूंखार तरीके से नहीं हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो स्थिति है कि अगर वहाँ ऐसी स्थिति आई तो उसके बाद गृह युद्ध जो होगा वो पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ देगा। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।